मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी जब मेरी शादी हुई। शादी होकर मैं ससुराल आ गई। ससुराल में रिश्तेदार में मेरे ननंद, मेरे पति और मेरी सास थी। ये लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे, मगर मेरी ननंद हर वक्त अपने कमरे में ही रहती, जबकि मेरा पति ज़्यादातर घर से बाहर ही होता। मैं उनकी मोहब्बत का करती भी क्या, मैं उन लोगों को घर में देख नहीं सकती थी। वैसे तो मेरे ससुराल वाले एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि मैं खाने की मेज़ पर बैठती तो मेरा पति मेरी ननंद और सास से बातचीत नहीं करता। मैंने उनसे कई बार पूछने की कोशिश की कि ऐसा क्या हुआ है, लेकिन उन्होंने मुझे कोई बात नहीं बताई। एक दिन जब मैं अपने कमरे में सो रही थी, मुझे ऊंची ऊंची आवाज़ें आने लगी। मैं बहुत डर गई। मैं उठकर फ़ौरन बाहर आई। मैंने देखा कि यह आवाज़ मेरी ननंद के कमरे से आ रही थी। मैं फ़ौरन ही भागकर वहाँ पहुँची, पर बाहर मेरी सास आ गई। मुझे देखते ही बोली, बेटी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने गौर से सुनने की कोशिश की। मैंने देखा अंदर मेरे पति की आवाज़ आ रही थी। वह शायद रो रहे थे या ना जाने क्या, पर बहुत ही बुरा माहौल था। मैंने सुनने की कोशिश की, पर मेरी सास ने मुझे वहाँ कान लगाने तक ना दिया। बोली, चलो बेटी, तुम्हारे काम की बात नहीं है। मेरी सास मुझे खींचकर मेरे कमरे तक ले आई। मैं हैरान और परेशान थी कि आखिर ऐसी बात क्या है जो यह लोग मुझे बता नहीं रहे। फिर मैं अपने कमरे में ही रही। काफ़ी देर के बाद सुशील अपने कमरे में आए तो कुछ देर परेशान से थे। उनका चेहरा लटका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी ज़मीन पर गिर जाएंगे, और मैं बहुत परेशान हो रही थी। मैं उनसे पूछ भी नहीं सकती थी क्योंकि मेरी सास ने मुझे खुद मना किया था। फिलहाल मैंने उनका सर दबाया और फिर वह सो गए। थोड़ी देर के बाद मैं भी सोने के लिए लेट गई। सुबह उठी तो घर का माहौल अजीब सा था। मेरी ननंद और सास भी आपस में बात नहीं कर रही थी। मेरी सास ननंद की तरफ देखकर गुस्से भरी नज़रों से देख रही थी, और फिर मेरे पति ने उनके साथ नाश्ता भी नहीं किया और मुझसे कहने लगे कि जाओ जाकर मुझे नाश्ता ला कर दो, आज मैं नाश्ता तुम्हारे साथ कमरे में ही करूँगा। मैं मजबूरन गई और नाश्ता डालकर कमरे में ही ले आई। मेरी सास ने मुझे मना नहीं किया, वरना इससे पहले अगर मैं ये हरकत करती तो वह शायद मुझ पर ही शक करती। लेकिन वह जान गई थी कि रात वाले वाक़ये की वजह से सुशील उनके साथ खाना नहीं खाना चाहता। मैं अपने कमरे में परेशान बैठी अपने पति के साथ नाश्ता कर रही थी। दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, पर एक भी पूछ नहीं सकती थी। नाश्ता करने के बाद सुशील घर से चले गए। मेरी सास मेरे पास आई और अपनी चादर मेरे पाँव में रख दी। क्या हुआ है माँ जी? मैंने हैरानी से पूछा। बेटी मुझसे एक वादा करो, मेरी सास ने रोते हुए कहा। जी माँ जी, बताइए, कैसा वादा करूँ आपसे? कुछ भी हो जाए, तुम मेरी बेटी और बेटे की लड़ाई के बारे में ज़बान कभी नहीं खोलोगी, किसी को कुछ नहीं बताओगी, वादा करो। मैं अपनी सास को हैरत से देखा। एक पल के लिए वह मुझे पागल सी लगी। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैंने ऐसा क्या देख लिया कि मैं जाकर दूसरों को बताऊंगी, या ऐसा भी क्या सुन लिया? मैंने, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जो भी करूंगी सही करूंगी। मैंने तो अपने पति से पूछा भी नहीं कि ये सब क्या चल रहा है, और आप मुझसे ऐसी उम्मीद रखती हैं कि मैं जाकर किसी को बताऊंगी? मेरी सास संतुष्ट हो गई, पर वह बहुत परेशान लग रही थी। शाम तक मेरा पति घर नहीं आया। मैं बहुत परेशान हो गई। मेरी सास और ननंद भी परेशान हो रही थी। हमारे घर में कोई और मर्द था भी नहीं, सुशील ही थे। वही आते थे तो घर का चूल्हा जलता, खाना पकता। लेकिन आज उनको गए हुए 12 घंटे गुजर चुके थे। हम सबकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। मैंने अपनी सास से कहा कि मैं अपने पति को फ़ोन तो करवा दूँ पड़ोस में जाकर, लेकिन मेरी सास ने मना कर दिया। यहाँ तक कि रात हो गई। हम अकेली औरतें कहाँ जाती? फिर मेरी सास के दिमाग में न जाने क्या आया। उन्होंने मेरी ननंद को कमरे में बंद किया, बाहर से ताला लगा दिया और उससे मुझसे बोली कि चलो बेटी। मैं हैरान थी कि रात के इस वक्त हम कहाँ जा रहे हैं। फिर मेरी सास काली चादर ओढ़े मुझे साथ लेकर चल पड़ी। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे जब हम करीबी थाने में पहुंचे। थाने का माहौल अजीब था। मैंने देखा पुलिस वाले भी बड़े ही अजीब किस्म के थे। उनके पट निकले हुए थे। हमारे समाज में पुलिस सुरक्षा की नहीं बल्कि खौफ की निशानी बन चुकी है। फिलहाल माँ जी ने मेरे पति के बारे में सारी बात उस कांस्टेबल को बताई, जो कि पास ही बैठा था। उस कांस्टेबल ने माँ की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जबकि सामने बैठा आदमी अपने किसी काम में बिजी था। कहने लगा, बहन अपना आधार कार्ड नंबर लिखवा दो, मैं तुम्हारी एफआईआर दर्ज करता हूँ। मैं हैरानी से उसे देखने लगी। मैंने कहा, आज से पहले तो किसी ने कभी एफआईआर के लिए आधार कार्ड नहीं मांगा। तुमने कितनी एफआईआर दर्ज करवाई है बहन? उसने यह कहकर मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं चुपचाप उठकर खड़ी हो गई। माँ जी को भी इशारा किया कि यहाँ से चलें, यह लोग बहुत ही बदतमीज है।
तब वह बड़ी मीठी जुबान में बोला, 1000 रुपये दे दो, तुम्हारी FIR लिख देता हूँ। मेरी सास ने उसे एक नज़र देखा, फिर अपने पर्स से 1000 रुपये निकाल कर मेज पर रख दिए। पुलिस वाले ने बेशर्मी से वह पैसे उठा लिए और रिपोर्ट लिखने लगा। हमें नहीं पता कि उसने क्या लिखा था। हम लोग तो सीधा घर आ गए, पर ना जाने क्यों रास्ते में मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मगर जैसे ही हम लोग अपनी गली के अंदर पहुँचे, मुझे चीखों की आवाज़ सुनाई दी। मैं समझी कि शायद ये चीखें कहीं और से आ रही है, पर घर के थोड़ा करीब पहुँचने के बाद लगा जैसे ये चीखें घर के अंदर से ही आ रही हैं। मेरी सास और मैं दोनों ही डर गए। हमने जल्दी से घर का दरवाज़ा बजाया, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। थोड़ी ही देर के बाद घर का दरवाज़ा खुला और 2 हट्टे कट्टे आदमी घर से बाहर निकलकर यह देखकर मेरी जान निकल गई। मेरी ननंद के साथ क्या हुआ होगा, जबकि वह घर में ही मौजूद थी। मेरी सास रोती हुई अंदर की तरफ भागी, पर आंगन का मंजर देखकर हम दोनों के लिए बहुत ही डरावना था। मेरा पति, जो कि सुबह से गायब था, वह आंगन में बेजान पड़ा था। वह हिलजुल भी नहीं कर रहा था और सांसें भी नहीं चल रही थी। मैंने उसके दिल की धड़कन सुनने की कोशिश की, पर दिल की धड़कन छोड़ चुका था। यह पल बड़ा ही खौफनाक होता है जब आप अपने सर को किसी के सीने पर रखें और वहाँ दिल की धड़कन सुनाई ना दे। मैं अक्सर अपने पति से मजाक किया करती थी कि आपका दिल मेरे लिए बहुत तेज़ धड़कता है, पर आज जब उनके दिल की धड़कन नहीं सुनी तो मुझे लगा जैसे आसमान मेरे सिर पर आ गिरा हो। मैंने कुछ नहीं किया। अपनी सास की तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखा कि यह सब कुछ उनकी वजह से हुआ, लेकिन वह मुझे वक्त पर बता नहीं सकी। जरूर कोई बात अंदर ही अंदर चल रही थी, पर उन्होंने सब कुछ मुझसे छुपाया था। अगर ये वक्त पर बता देती तो मैं अपने भाइयों और बाबा से मदद लेती। एक अकेला भाई ही क्या कर सकता है। लगता था जैसे मेरे पति की मृत्यु नहीं बल्कि उन्हें मारा गया है। मैंने अपनी सास से कहा कि मैं अपने पति का पोस्टमार्टम करवाऊंगी। वह बोली कि चुप हो जाओ, ये तेरे पति बाद में हैं, मेरा बेटे पहले है। मैं इसका कोई पोस्टमार्टम नहीं कराऊंगी। और भगवान का खौफ कर, ये तेरा पति है और तू ऐसी बातें कर रही है। पोस्टमार्टम करवा कर कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं अपने बेटे की राख बर्बाद नहीं करवाना चाहती। मेरी सास ने मुझे मना कर दिया और बोली कि तुम अगर अपने पति से मोहब्बत करती हो तो मेरी एक शर्त माननी होगी। सास की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। मेरा सदमा बहुत बड़ा था। मुझे काफ़ी दिन लगे संभलने में। रो रो कर मेरी बुरी हालत हो गई थी। आंसू खुशक हो गए थे, मगर रोने से क्या फ़ायदा। अब मेरा पति तो इस दुनिया में वापस नहीं आ सकता था। अब मेरे पति के जाने के बाद तकरीबन 1 महीना हुआ था कि एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी। शाम का वक्त था कि मेरी सास मेरे पास आई और बोली, मेरी बेटी, अगर मैं तुम्हें एक चीज़ दूं कि जिस पर तुम्हें एतराज़ हो, पर तुम अपने पति की मोहब्बत में स्वीकार कर लो, तो क्या तुम मेरी बात मान लोगी? मैं अपनी सास को हैरानी से देखने लगी। अब क्या रह गया है माँ जी, आपकी हर बात तो मान लेती हूँ। फिर मेरी सास ने कहा, बेटी, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो क्योंकि तुम्हारे पति के कातिल पकड़े नहीं गए, लेकिन प्यारी बेटी, अगर तुम मेरी बात का मान रख लो तो मैं ज़िंदगी भर के लिए तुम्हारी कर्जदार रहूँगी और तुम्हारी दूसरी शादी का इंतज़ाम भी मैं खुद करूँगी। दूसरी शादी का सुनकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। उस वक्त से नफ़रत हो रही थी जो मेरा पति दूसरा बनेगा। मैं खामोश हो गई। फिर मेरी सास ने मुझसे कहा कि क्या तुम्हें एक बच्चा चाहिए जिसके सहारे तुम सारी उम्र गुजार सको। अगर तुमने दूसरी शादी नहीं करनी, तुम किसी बच्चे की माँ बन जाओ तो दुनिया के सामने यही मशहूर हो जाएगा कि ये बच्चा तुम्हारा है। मैं भी कभी इस बात पर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, हमेशा तुम्हारा ही साथ दूंगी। तो बताओ, क्या तुम किसी बच्चे को स्वीकार कर लोगी? मैं अभी चुप ही थी कि उन्होंने एक सफ़ेद गठरी मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने इस गठरी को खोलकर देखा। उसमें एक खूबसूरत नन्हा सा बच्चा था जो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही मेरा दिल पिघल गया। मैं उसकी तरफ देखकर हंस पड़ी। मैंने कहा, माँ जी, यह भी कोई एतराज़ की बात है? भला यह तो एक तोहफ़ा है जिससे मैं दिन भर खेल सकती हूँ। माँ जी भी हंस पड़ी और बोली कि बस मैंने तुम्हें यही देना था। तुम इसे पाल पोस कर बड़ा करो, अपने पास रखो, फिर तुम भले ही दूसरी शादी ना करो, तुम्हारे माँ बाप कुछ भी नहीं कहेंगे और तुम ससुराल में ही रहोगी तो कोई तुम्हें ताना भी नहीं देगा, ना तुम्हें वापस बुलाएगा। वैसे मैं भी यही नहीं कहती कि बेटियाँ माँ बाप के ऊपर बोझ होती हैं, बस हम पर जिम्मेदारी होती हैं उनकी। तुम अपने माँ बाप के घर जाओगी तो वह तुम्हारे लिए दूसरी शादी की कोशिश करेंगे। इससे अच्छा है कि तुम यहीं बैठकर अपना बच्चा पालो और यही समझो कि ये बच्चा तुम्हारे पति का ही है। इस बात पर मैं थोड़ा चौंक गई थी। क्या मतलब है माँ जी? मैं कैसे समझ लूँ कि ये बच्चा मेरे पति का ही है? बस बेटी, मुझसे कुछ ना पूछो। तुमने वादा किया था कि तुम मेरी बात पर चुप रहोगी, मेरा साथ दोगी। अब मैं मजबूरन खामोश हो गई थी। क्या करती और क्या कह सकती थी? मेरी सास मुझे सच बताना ही नहीं चाहती थी, पर मैंने दिल में सोच लिया था कि सच तो मैं जानकर ही रहूँगी। अगर ये बच्चा मेरे पति का ही है तो फिर इसकी असली माँ कौन है? सास के जाने के बाद मैंने उठकर बच्चे को बिस्तर पर आराम से लेटा दिया।
उसके लिए दूध बनाने किचन में चली गई, जहाँ पर मेरी ननद पहले से ही खड़ी थी। मुझे देखकर उसने नफ़रत से मुंह फेर लिया। आज तो मैं उससे भी बात करना चाहती थी कि क्या बात है माया, तुम क्यों परेशान हो और किस बात पर परेशान हो? क्या तुम्हें कोई शिकवा है मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? तुम्हारा रिश्ता तो पहले बहुत ही प्यारा था, पर अब लगता है जैसे हम अजनबी हो गए हैं। मेरी ननद ने मेरी तरफ देखा तो उसके आंखों में आंसू थे। आपसे क्या शिकवा करूँ भाभी, बस मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, मुझसे दूर ही रहें, वरना सच जानकर आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। उसकी बात सुनकर मुझे सच जानने की और जिज्ञासा होने लगी। आखिर ये क्या बात है माया, जो हर कोई मुझे पहेलियाँ बुझा रहा है, तो मुझे क्यों सच नहीं बता रही? क्या हुआ था उस दिन और मेरे पति की मृत्यु कैसे हुई थी? इस दिन बताऊंगी जब माँ घर पर नहीं होगी। माँ को तो मैं ही भाई की कातिल लगती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यह कहकर मेरी ननद किचन से चली गई और मैं सोचती ही रह गई कि किससे पूछूं और क्या करूं। मेरा बच्चा बड़ा होता जा रहा था। जब घर वालों को पता चला कि मेरा बच्चा पैदा हुआ है, वह बहुत खुश हुए। मेरा अपने मायके वैसे भी ज़्यादा आना जाना नहीं था, इसलिए कुछ सवाल नहीं किए। मोहल्ले के लोगों को भी खुशी हुई कि चलो मेरे पति के जाते जाते एक तोहफा तो दे दिया। अब मैं अपनी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत संतुष्ट थी, पर मेरी ननद और सास का व्यवहार बड़ा ही अजीब सा लगता। वह एक दूसरे की तरफ देखना भी गवारा नहीं करती। कुछ दिन बाद मेरी ननद का रिश्ता आया और मेरी सास ने फ़ौरन हाँ कर दी और मेरी ननद की शादी कर दी। शादी वाले दिन मेरी ननद फूट फूट कर रो रही थी। उसे देखकर मुझे भी रोना आ रहा था। इतना तो मैं अपनी विदाई पर भी नहीं रोई थी। हालांकि मेरी शादी ज़बरदस्ती की गई थी और मैं किसी और को पसंद करती थी, और मेरी ननद बहुत बुरी तरह रो रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो मर जाएगी, जैसे उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इतना तो वो अपने भाई के स्वर्गवास पर भी नहीं रोई। ननद की विदाई के बाद मेरी सास ने कहा कि अब मेरे कंधों पर बोझ हल्का हो गया, बस तुम इस बच्चे को पालो। मैंने कहा कि माँ जी, इस बच्चे की माँ कौन है? वो बोले कि बस तुम रहने दो, अगर हम इस बारे में बात करेंगे तो शायद तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी। मेरी सास ने इस कदर शक में डाल दिया था। मैं जल्द से जल्द सच जानना चाहती थी कि मेरे बच्चे की माँ कौन है। अब मैं दिन भर अपनी सास के साथ ही रहती। वह कभी बाहर जाती तो मैं भी उनके साथ जाती। एक दिन उनसे एक औरत मिलने आई। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि जाकर चाय बना लाओ। मैं चाय तो बना लाई थी, पर उस औरत को भी देख चुकी थी। उसका हुलिया मेरे दिमाग में उतर चुका था। मैंने देखा वो तेज मेकअप और तेज रंग कपड़ों वाली औरत किसी और ही दुनिया की लग रही थी। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि इसका संबंध किस घर से था। मैंने परेशानी से सोचा, लेकिन इस बार मैं फिर बेबस थी। मैंने सोचा अपनी बेबसी को ख़त्म करती हूँ। मैंने उस औरत का पीछा करने का ठान लिया। तो मेरी सास घर पर ही थी। मैंने कहा कि मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें लेने बाहर जा रही हूँ, और मैं उस औरत के घर से निकलने से पहले ही घर से निकल चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब वह बाहर निकली तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि उसने बड़ा सा घूंघट निकाला हुआ था। इधर उधर देखने के बाद उसने गाड़ी को इशारा किया और वह रुक गई और वह औरत उसमें बैठकर जाने लगी। मैंने भी एक रिक्शा पकड़ा और उसका पीछा करने लगी। उस औरत की गाड़ी आगे आगे जा रही थी। मैं उसका पीछा करते करते काफ़ी दूर आ चुकी थी। मैंने जब रिक्शे वाले को बताया कि तुमको उस गली में जाना है, तो वो बोला, दीदी ये तो बहुत ही गंदी और बुरी जगह है, आप तो किसी शरीफ घर की लगती हो, आप यहाँ जाकर क्या करेंगी? मेरे तो सर पर जैसे आसमान गिर पड़ा। क्या मतलब है? ये किसका मोहल्ला है? यहाँ कैसे लोग रहते हैं? मेरे पूछने पर उसने बताया कि यह मोहल्ला तवाइफ़ों का है। यहाँ पर कुछ तवाइफ़ें अभी भी रहती हैं, जबकि ज़्यादातर कोठे ख़त्म किए जा चुके हैं। सरकार ने भी इन लोगों पर ख़ास नज़र रखी हुई है। पुलिस वगैरह भी रोज़ आती जाती रहती है। मैं ये सुनकर खामोश हो गई। मैंने कहा कि मैं यहाँ ज़रूर जाना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। मैंने उस औरत का पीछा किया। वह एक घर में पहुँची। वह एक आलीशान घर था, खूबसूरत भी था। उस औरत के घर अंदर जाने के बाद एक आदमी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। यह सब देखकर मैं वापस आ गई। वापस आई तो मेरी सास परेशान बैठी। वह बोली कि मुन्ना कब से रो रहा है, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने कहा कि मैं सच की तलाश में निकली थी। आपने तो मुझे अभी तक सच बताया नहीं। मैं खुद ही देखना चाहती हूँ कि इस बच्चे को पाल रही हूँ, उसकी माँ कौन है और आपसे मिलने कौन आता है। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। भगवान का खौफ कर बेटी, तुम ये बातें जानकर क्या करोगी? कुछ बात इंसान के बगैर जाने ही उसके फ़ायदे देती है। तुम उससे जानने की कोशिश मत करो। मैंने साफ साफ कह दिया।
कि अगर आपने कुछ नहीं बताया तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। तो वह मजबूर हो गई और बोली, चलो बेटी, तुम इतनी जिद कर रही हो तो सुन ही लो, पर इसके बाद तुम अपने पति से नफरत मत करना, इसमें उसका कोई कसूर नहीं। मैं खामोशी से सुनने लगी। याद है जिस दिन मैं और मेरी बेटी और तुम्हारा पति कमरे में ऊंची ऊंची आवाज़ में बहस कर रहे थे। दरअसल कुछ हुआ यूँ था कि कुछ दिन से मेरा बेटा और बेटी आपस में लड़ रहे थे। मैं आती तो चुप हो जाते। एक दिन मैंने अपनी बेटी से पूछ लिया कि तुम दोनों में किस बात की लड़ाई है। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि वह एक लड़के को पसंद करती है, चाहती है कि वह हमारे घर आकर रिश्ता मांगे, लेकिन एक मसला है जो बहुत ही भयानक और बड़ा मसला है। ये लोग मेरे भाई को जानते हैं और जानते भी हैं कि इस तरह से कि उनका चरित्र कुछ अच्छा नहीं है। मेरी बेटी ने बताया कि भैया रात के वक्त अक्सर कोठों के चक्कर लगाते हैं, वहाँ जाकर बैठते हैं और एक औरत की जुल्फ़ों के दीवाने हो गए हैं। ये बात उन लोगों को भी पता है जो मेरा रिश्ता लेकर आने वाला है। अब आप ही बताएं कि ऐसे में मेरी शादी कैसे होगी। मेरा पति तो एक तवाइफ की जुल्फ़ों का दीवाना होकर अपने घर वालों को और अपनी पत्नी को भूल चुका है। ये बात सुनकर मेरे तो जैसे कदमों तले ज़मीन खिसक गई। क्या सुशील तवाइफों के पास जाता था? ये सोचकर मुझे घिन आने लगी। मैं चुप हो गई तो मेरी सास ने मुझे अगली कहानी सुनाई, जिसने मुझे और भी ज़्यादा दुखी कर दिया। मेरी सास ने कहा कि तुम्हारा पति अक्सर वाइफ के पास जाता था और वहाँ के लोगों को ये पता था कि ये अमीर है, और जब तक ये पैसा लुटाता रहा ये लोग पैसे खाते रहे। पर फिर एक दिन उस तवाइफ को हकीकत में उससे मोहब्बत हो गई, वह भी उसे चाहने लगी। मेरा बेटा उस लड़की को भगाकर कहीं दूसरी जगह ले गया। वहाँ पर वह उसके साथ रहा, यहाँ तक कि उसकी एक औलाद भी पैदा हो गई। और इसी बीच उन लोगों को पता चल गया कि हमारी लड़की को भगाकर फलाना जगह पर ले जाया गया है। वह लड़की तो उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही भाग गई, क्योंकि वो बहुत तेज़ थी। पर इन बदमाशों को मेरे बेटे का पता चल गया तो उन्होंने आकर मेरे बेटे की जान ले ली। बस फिर क्या था, ये कोहराम जो मेरी बेटी की ज़िंदगी में भी आ गया। वह जिससे मोहब्बत करती थी उसके ख़ानदान वालों ने भी यही कहा कि यहाँ तो कत्ल होते हैं, तवाइफ़ों से मोहब्बत करना शरीफ लोगों का काम नहीं होता। बस ये कहकर उन्होंने मेरी बेटी का दिल तोड़ दिया। मेरी बेटी उनके बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी, जबकि वह लड़का अपने माँ बाप की मर्ज़ी पर चलता था, उनकी दुआएं लेकर शादी करना चाहता था। ये दोनों की मोहब्बत अधूरी रह गई। मेरी बेटी और तुम्हारा पति इसी बात पर लड़ते थे, और आज जबकि वह चला गया, मेरी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से हो गई जिसे वह पसंद तो नहीं करती, पर वह बहुत अच्छा और शरीफ इंसान है, और मुझे यकीन है एक दिन वह हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे। पर अभी उस वक्त मैं देर में हूँ। मेरी सास ने मुझे बताया कि वह बच्चा भी उसी तवाइफ का है, पर उन लोगों को अगर पता चल गया कि ये बच्चा उसका है तो शायद ये वह आकर इसे छीन लेंगे। लेकिन फिर मेरी सास ने मुझे तसल्ली भी दी कि कभी कुछ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने सबको यही बता रखा है, ये बच्चा तुम्हारा है। अपनी सास की कहानी सुनकर मेरे दिल से मेरे पति की मोहब्बत उतर गई। वह गम जो मुझे बहुत गहरा था अब वो दिल से छूटने लगा। मैं दूसरी शादी के बारे में सोचने लगी, क्योंकि जो व्यक्ति जिंदा होते मेरे साथ वफा नहीं कर सका तो उसके मरने के बाद भी क्यों उसकी यादों में खोई रहूं। अब लोग कहेंगे कि यह तो जैसे पति के जाने का इंतज़ार ही कर रही थी और फ़ौरन ही इसने दूसरी शादी कर ली। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।